अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मेरी प्रेजेंटेशन शायद मिस हो गई है सर ऊपर। सर परमिशन टू स्टार्ट। जी, आवाज स्टार्ट कीजिए जी आप। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सर इंटरेस्ट था मेडिकल इमेजरी की तरफ, डीप लर्निंग का। सो आई केम अक्रॉस पेपर, उसमें सीटी स्कैन इमेजिंग यूज की हुई है फॉर सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एब्डोमिनल ट्रॉमा। तो सर मैंने तो एक ही पेपर पढ़ा है, क्योंकि सर 5 पेपर्स पढ़ना थोड़ा-सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, तो मैंने उसी को डिटेल में पढ़ा है विद ऑथर्स जर्नल और पब्लिशर। और मेरा सर जो टॉपिक है एज़ फ्लैश्ड इज़ पैरामीटर एफिशिएंट डुअल टास्क लर्निंग है सर उसमें। और ये सर मेरा पेपर है जो रेफरेंस स्टडी मैं यूज़ करूँगी सर। एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग इन एब्डोमिनल ट्रॉमा डायग्नोसिस बाय सीटी इमेजिंग। सर ये स्प्रिंगर नेचर का है सर। इसमें बीएमसी का उनका फर्दर एक बोर्ड है, उसमें सर ये पब्लिश हुआ हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, आपने एक पेपर पढ़ा है। वैसे भी मैंने पेपर पढ़ने पे अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया, बट ये कि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि आपने एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ के पेपर एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो वो आप 5 एक पेपर कर सकते थे, 12, ठीक है, कोई बात नहीं। पेपर आपने एक पढ़ लिया, सर अच्छी बात है, एक कंप्लीट पेपर पढ़ा है। इसमें अगेन जो आपने यहाँ पे थोड़ी सी ठीक बात नहीं की, वो ये पब्लिशर, इसका जो पब्लिश्ड है वो जर्नल का नाम आपको बताना चाहिए, जो कि वर्ल्ड जर्नल ऑफ इमरजेंसी सर्जरी है। तो दैट इज सर गुड इनफ। और बस उसके अलावा पब्लिशर जो है, स्प्रिंजर इज द नेम ऑफ पब्लिशर। तो वो ठीक है, आपने इतना बात ठीक है बता सर। दी। तो आपके सुपरवाइजर कौन होंगे जी? सर इंशाल्लाह सर डॉक्टर यासिर से सर बात की भी है, इंशाल्लाह उनसे सर करूँगी। अच्छा, बात की है तो थोड़ा सा उसको। सर एक्चुअली वो मैंने उनसे की थी, बट वो ही इज़ ऑफ सम अदर डायरेक्शन में वो करना चाह रहे हैं। तो अगर सर उन्होंने ये वाला नहीं किया, तो आई विल ट्राई टू पब्लिश अ पेपर फॉर दिस वर्क जो मैं अभी करूँगी सर। वो सर उनसे मैंने बात की थी सुपरविजन की, ही वांटेड टू टेक मी फॉर अनदर डायरेक्शन, तो वो सर इसलिए थोड़ा पेंडिंग है अभी। ठीक है जी, चलें, आप इसको जरा एक्सप्लोर कीजिएगा। मुझे आपकी बात ये समझ सर नहीं, सर लाइक टू पब्लिश इट, ये क्या कहना चाह रही है? सर कि इसको एज़ अ रिसर्च पेपर मैं पब्लिश करना चाह रही हूँ सर, इसके काम को। अच्छा, आप यही काम करना चाह रही हैं खुद, और उसके बाद उसको आगे लेके चलना चाह रही हैं। चलिए, यस, आपका जी, जी सर, टॉपिक। जी सर। सर, ठीक है जी, ठीक है, टॉपिक इनफैक्ट द टाइटल सीम्स फाइन टू मी। और मैं एक सर, चीज यहाँ पे आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूं, सबके लिए पॉइंट है कि जो मास्टर्स लेवल में जो रिसर्च होती है, इट इज टू लर्न कि ये काम जो है वो आप एक फॉर्मल प्रोसेस से गुजर जाए। तो ये लाजमी नहीं होता कि आपने कोई ऐसा काम करना है जो कि कभी पहले नहीं हुआ हो। ठीक है, मैंने एक आध क्लास में ये बताया भी था कि हियर एम इज टू, ये छोड़ देता, aim is to for master students, this is your first time attempting any research to make. So you have not done it earlier, so here you are expected to pass through a phased process of formal research, which is generally speaking correctly followed if you follow the existing published work। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो अगर आप एक पब्लिश्ड काम को एज इट इज खुद रेप्लिकेट भी कर लेते हैं और रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं और उसमें कोई चीज उस दौरान ऐड कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आप अपने तरीके से उसको करेंगे, किसी और ने किसी और तरीके से किया हुआ है, तो वो जो एक हाईवे आपको पता चल गई है उस रिसर्च पेपर पे, क्योंकि उसने मेंशन किया है कि मैंने कौन सा मैथमेटिकल सेटअप इस्तेमाल किया, कौन सा सिमुलेशन सेटअप इस्तेमाल किया, कौन से बेंचमार्क्स यूज किए, कंपैरिजंस कैसे किए, डाटा कैसे कलेक्ट किया, सर्वेस किए, इंटरव्यूज किए, और आप उस पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं खुद। तो ये एक अचीवमेंट है मास्टर स्टूडेंट्स की, क्योंकि इस दौरान वो सीख जाएगा वो सारे काम कि ये काम ऐसे ऐसे होते हैं, पढ़ा ऐसे जाता है, फिर उसको लिखा ऐसे जाता है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट्स ऐसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, प्रोवाइडेड ये खुद की जाए, कोई और ना करे, आप खुद इसको समझ के करें, तो ये काफी अच्छा एक लर्निंग साइकिल है। तो expectation to have something which has never been done before by a student is in my view not right. ऑल्दो अगर कोई इतना अच्छा है तो अच्छी बात है, चैलेंज देना चाहिए, लेकिन ये कि चैलेंज की बेस पे किसी को हमने ऐसे भी नहीं करना कि वो उस चीज से नेवर हो जाए। ठीक है, तो वो नेवर होने वाली सर, जी बोलिए। सॉरी सर, सॉरी टू कट यू सर। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए सर, जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया कि सर आई एम टू पब्लिश अ पेपर। तो सर जब पब्लिशिंग भी माइंड में होती है तब भी सर ज़रूरी नहीं है कि वो नया नई चीज़ हो, या वो पब्लिशिंग के लिए नई चीज़ होनी चाहिए, या ये सिर्फ़ एमएस थीसिस के लिए एप्लीकेबल है? पब्लिकेशन में निम्रा ऐसे है, ये सब के लिए पॉइंट है, अगेन देखें, ये ध्यान में रखें कि जब आप काम पढ़ा समझा और सॉफ्टवेयर सर में आपकी आप आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है। हाँ जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी सर अब आ बस रही है। कर सर रहा अभी आ रही है सर। अच्छा चले, अभी आ रही तो मैं रिपीट करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने एक बेसलाइन पेपर डिसाइड किया, आपने उसको पढ़ा, पढ़ के समझा, इम्प्लीमेंट किया। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये याद रखें वो कभी भी वैसा नहीं रहता जैसा उसने इनिशियल किसी ने काम किया होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि यहाँ से सदर जाना है आपने, और चाहे मैं आपको बहुत समझा के भी भेजूं कि सदर जाने के लिए इधर 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 जाना है, आप फिर भी उसमें चेंजेस करेंगे। जब आप पहुंचेंगे और आप दोबारा देखेंगे यार मैं कैसे आया हूँ, तो आपको नजर आएगा कि जिस तरह जिसने मुझे बताया था मैंने वो, ऑल्दो उसको मैंने सोचा समझा जरूर है, लेकिन मेरा तरीका फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ एक दो तीन चार जगहों से आपने चेंज किया होगा। तो जब आप किसी के पढ़े किए हुए काम को करते हैं, खुद करते हैं और उसको रिजल्ट्स को दोबारा लेते हैं, तो आप उसमें बहुत सारी वेरिएशंस अननोइंगली या ना सोचे समझे तौर पे भी ले आते हैं, क्योंकि ये इंसान की नेचर है कि यू डू चेंजेस, यू डू मेक चेंजेस इवन इफ इट हैज बीन टोल्ड यू एज इट इज, आप वैसा नहीं कर पाते, राइट? तो जब ऐसा होता है तो उसमें लामहला कुछ ना कुछ तब्दीलियां आ चुकी होती हैं। तो नाउ वंस यू राइट इट डाउन, it would not be the same as written earlier. It would have different results, it would have different parameters, it would have different simulation environment. So अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको अपने तौर पर लिख के you can get it published, provided you do not just cut paste copy everything from the work. वैसे देखा जाए तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो है 30-70 रूल, कहते हैं कि अगर आपने एक काम किया तो 70% मुख्तलिफ होगा तो छपेगा, 30% जो है वो प्रीवियस काम आप उस पे आ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बट 70% यू हैव टू वेरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने काम भी होते हैं ना, मैंने एक काम किया फिर एक और काम किया, पहला काम पब्लिश कर लिया, दूसरे काम पे मैं आया, तो अब मैंने उसको एटलीस्ट 70% वेरी करना है, तब वो दोबारा या नए नाम से पब्लिश होगा। ठीक है जी, तो आई होप निम्रा योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। यस सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अभी मैं आपको इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा डाइसेक्ट करूं आपके काम को, तो देखिए आप काम ये कर रही है कि आपने एक डेटाबेस लिया है जो कि एब्डोमिनल कुछ इमेजेस होंगी, सीटी इमेजेस होंगी, ऐसा ही है, जी, जी सर। और उनको आप किसी एक CNN, अब यहाँ पे आपने मोबाइल नेट V3 का नाम यूज किया है, यूनेट जो बेसिकली एक जी, CNN जी टाइप है, सर, सीएनएन न्यूज़। जी, जी उसको सर। आप यूज करके आप उस ट्रॉमा की इमेजेस को स्टडी कर रही हैं, यानी उसके अंदर कुछ बीमारियां निकल रही होंगी या उसमें ठीक हो रही होंगी चीजें। ठीक है, हुँ, तो आप देखें, सर अब आप ऐसे जब है ये सर। काम शुरू करेंगी तो आप आपको एक तो पहली बात है कि हो सकता है वो डाटा सेम ना मिले, डाटा ही चेंज हो जाए, या आप खुद कुछ डाटा ऐड कर देंगे, आप कहेंगे जो कि जी ये फलां डाटा तो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं कुछ डाटा किसी और जगह से भी कलेक्ट करके बीच में ऐड कर देती हूँ।
रियल लाइफ डाटा। तो एक तो वेरिएशन यहीं पे आ सर। गई। फिर आप कहेंगे ओके जी लेट्स इम्प्लीमेंट इट, तो आप उसको उस इमेजेस की उसको पढ़ेंगी, पढ़ के उसके फीचर्स क्लासिफाई करेंगी। आपको नजर आएगा जी कि जो पिछला रिसर्च पेपर था उसने 4 फीचर्स लिए हुए थे, आप कहेंगे नहीं नहीं यार ये पांचवा एक फीचर भी है जो बीच में ऐड हो सकता है, मेरा होमवर्क कहता है कि ये भी डल सकता है क्योंकि एक और रिसर्च पेपर में मेंशन हुआ हुआ है। तो अब आप फीचर्स के लेवल पे भी कुछ चेंजेस ले आएंगे, दो चार ऐड कर देंगी या दो चार रिड्यूस कर देंगी। तो एक चेंज यहाँ पे आ गया। फिर आप जाएंगे ओके जी मोबाइल नेट V3 ढूंढना शुरू करेंगे, आपको एग्जैक्ट ये CNN नहीं मिलेगा ना इसका आर्किटेक्चर मिलेगा। अब आप अपने लिहाज से एक CNN डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे मुझे नहीं यार छोड़ो मोबाइल नेट वी नेट्स को नहीं यूज करते, मैं एक और टाइप ऑफ CNN है VGG नेट, मैं उसको यूज करती हूँ और उसके भी कुछ जो उसकी जो लेयर्स है उनमें मैं बजाय 16 लेयर्स के मैं 15 लेयर्स यूज कर लेती हूँ, या मैं उसके आर्किटेक्चर में जो पूलिंग है वो मैक्स पूलिंग की जगह मैं उसमें एवरेज पूलिंग यूज कर लेती हूँ। तो आप आर्किटेक्चर को भी चेंज करेंगे या करेंगे, तो तीसरी चेंज भी आ गई। राइट, हो सकता है मोबाइल वी नेट नेट V3 भी मिल जाए आपको, लेकिन आप फिर भी एक दो और भी यूज कर लेंगे कि यार ये भी ट्राई कर लेते हैं, सिंपल न्यूरल नेटवर्क से भी यूज करके देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, आपके डिसीजन पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे, आपका डेटाबेस भी चेंज हो जाएगा। तो वो सेम वो नहीं रहेगा जहां से आपने स्टार्ट किया था, ऑल्दो वो आपको गाइडलाइन जरूर अच्छी मिल गई वहां से कि वो पेपर कैसे किया था किसी ने। तो आप उसको जब ये कंपाइल करेंगे तो आप उसको अपने अल्फाज में दोबारा लिखेंगे एंड यू कैन पब्लिश इट देन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड योर गाइडेंस ऑफ योर सुपरवाइजर, कर सकते हैं हम। एंड इट इज राइट सर, थैंक यू सर। दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। वो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, CS के हैं, डेटा साइंस के हैं, सब जगह पे ये चीज एप्लीकेबल है। Easiest way to learn research is to see somebody's research already done। ऑलरेडी डन से मुराद ऑलरेडी पब्लिश्ड, ऑलरेडी पब्लिश से मुराद अच्छी जगह पे पब्लिश्ड, एंड देन यू कैन फॉलो इट बिकॉज दैट इज अ हाईवे। इट इज टेलिंग यू हाउ टू रीच टू अ डेस्टिनेशन बाय इंटरेक्टिंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज इन बिटवीन। सो आप जब उसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक अच्छा रास्ता होगा। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूंगा कि ऑल्दो उसके बताए हुए रास्ते को आप लेके चल रहे होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं चेंजेस करते जाएंगे, ये आपकी नेचर में है, मेरे आपकी नेचर में। तो जब चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स या आपकी आउटपुट वो नहीं होगी जो कि प्रीवियस ऑथर्स की थी। तो उसको आप कंपाइल करके पब्लिश कर सकते हैं। सो जी टॉपिक ठीक है आपका ये, मेरे ख्याल में तो इस पर रिसर्च हो सकती है प्रोवाइडेड अगर आप इसको लेके चलना चाहती हैं। बट ये कि इफ डॉक्टर यासिर सेज कि वो कोई और टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं तो यू कैन चेंज द टॉपिक एज वेल। राइट सर। राइट सर, थैंक यू। ओके जी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? सिकंदर सर, पहले डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ जी, मैं आपकी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। सर थैंक यू। जी बताइए। सर ये मेरा टॉपिक है, अगर काइंडली इसको शो कर दें सर। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड प्रोजेक्ट सक्सेस सर। ये क्योंकि सर लास्ट टाइम आपने गाइड किया था कि टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करना है जो रेलेवेंट हो और जो फ्यूचरिस्टिक हो। तो इसलिए सिंस मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही कर रहा हूँ इसको, और एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने लास्ट लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है सर। तो आई वुड जस्ट लाइक टू वर्क ऑन दिस के इनका जो रिलेशनशिप है AI टूल्स का विद जो PMBOK के नॉलेज एरियाज हैं सर, उनका कोई अगर रेफरेंस लिंक उनको निकाल के उसको, सो दैट द प्रोजेक्ट की जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर किया जा सके सर। और इसके अंदर से जस्ट जो इसके जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसके ऊपर मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं सर, वो भी मैंने हाईलाइट किए हैं सर। अच्छा जी, इसमें एक चीज जो अगेन सबके लिए ये पॉइंट यहाँ पे क्योंकि इस टाइटल में मुझे नजर आ रहा है तो मैं सबको एक्सप्लेन कर दूं। टाइटल शुड नॉट बी अ लोकल टाइटल। कभी भी ये इंडिकेट ना करें अपने टाइटल में कि ये सिर्फ पाकिस्तान का टॉपिक है, या ये सिर्फ जो है ना वो चीचू की मलिया का टॉपिक है, या ये राजा बाजार का टॉपिक है।
समझ गए बात? क्यों? क्योंकि इस चीज को बाद में लोगों ने पढ़ना है। और राइट आप सर। या मैं कब पढ़ेंगे किसी के काम को? अगर मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, क्या मैं ऐसे किसी रिसर्च पेपर को खोल के देखूंगा जिसमें लिखा होगा कि ये पाकिस्तान का पेपर है या पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में यूज हुआ हुआ है? नहीं पढ़ूंगा, चाहे वो मुझ पर एप्लीकेबल भी हो, क्योंकि मैंने पहले तो टाइटल देख के चीज को सर्च करना है। और मेरा एरी मैं अफ्रीका में बैठा हुआ हूँ, मैं चाइना में बैठा हुआ हूँ। तो देखिए, हर बंदे जो रिसर्चर होता है उसका एम क्या होता है कि जब मैं काम करूं उसे दुनिया में लोग पढ़ें, जब मैं उसको पब्लिश करूं तो उसको लोग देखें, लोग उसको साइट करें। ये मेरा और आप सबका एम है। तो हमेशा ये याद रखिए कि नेवर सेलेक्ट और नेवर गिव अ टाइटल टू योर रिसर्च विद अ लोकलाइज्ड टच, बिकॉज इन दैट केस यू आर योर सेल्फ रिड्यूसिंग योर ऑडियंस। राइट सर। एग्री करेंगे? जी सर, एग्रीड अब सर। देखें, आप ये देखें, आपका टॉपिक इंटरनेशनल टॉपिक है। योर टॉपिक इज सर समथिंग विच इज रिलेटेड टू एवरीबडी इन दी वर्ल्ड। इट्स अ ग्लोबल टॉपिक। एआई टूल्स का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट एफिशिएंसी पे क्या है। लेकिन साथ ही आपने अगर ये लफ्ज यूज कर दिया कि जी मैं तो इसको सिर्फ देख रहा हूँ फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, या मैं इसको देख रहा हूँ सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव, या मैं सिर्फ देख रहा हूँ इसको इस्लामाबाद पर्सपेक्टिव, तो आपने अपना स्कोप खत्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा डेटाबेस तो लिमिटेड ही होगा। ये तो नहीं होगा कि आप सारी दुनिया का डेटाबेस, क्योंकि आपने किसी डाटा को देखिए इवेलुएट करना ना, इंटरव्यूज किसी एक ऑडियंस के करने हैं, सर्वे किसी एक खास जगह पे करना है, तो वो एग्रीड, ऐसा ही है। डाटा तो लोकलाइज भी कलेक्ट होगा, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करते। जी, राइट सर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जी मैं कर रहा हूँ इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ एआई टूल्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, दैट्स ऑल। नो नीड टू राइट डाउन के जी मैं माय एविडेंस इज फ्रॉम प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। व्हाई शुड नॉट मेंशन दिस? इट्स अननेसेसरी। जी बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू सो दो मच फॉर द दो गाइडेंस। दो यू आर यूजिंग पाकिस्तानी एजेंसी, आगे जाके आप कह सकते हैं जी मैंने पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू ऑलवेज टेक अ सैंपल। आप हमेशा पॉपुलेशन का एक सैंपल ही लेते हैं, और आप उसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं बहुत सारी। I would request kindly, as an assignment question, go back today and see the relationship of population with sampling. This is for everybody. It's a very real life issue. आप कभी भी किसी पॉपुलेशन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते जब तक एक साइजेबल सैंपल ना लें आप। आई कैन नॉट से विद श्योरिटी के इम्पैक्ट एआई टूल्स का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे क्या है, जब तक मैं एक सुटेबल साइज ऑफ सैंपल ना ले लूं जो कि एप्लीकेबल हो ग्लोबली। अब उसके कुछ तरीके होते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको वो एक्सप्लेन करती हैं कि ओके जी, 100 लोग हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम 20 लोगों से पूछोगे तो बताओगे ना बाकियों के बारे में भी। 100 के 100 से तो नहीं ले सकते सब कुछ आपसे। आप यहाँ बैठे हुए 10 लोग, मैं कहूँ सारे के सारे नालायक हैं, सिर्फ दो बंदों से बात करके, मैं फॉर एग्जाम्पल नदीम से बात करूं और मैं खालिद साहब से बात करूं, जो जवाब मुझे मिले और मैं कहूँ यार सारे नालायक हैं, गलत है ना? Because if I have to comment about a population, then I have to select a suitable sample size. अगर यहाँ पे 8 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो मुझे कम से कम 8 लोगों से क्वेश्चन एक ही करना चाहिए। जवाब के आएगा तो मैं फिर कमेंट करूँ हाँ यार जो जिन दो से नहीं भी पूछा वो भी ऐसे ही है, वो जो भी है। अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाके एक्सप्लोर करें। आई विल नॉट से कि वो 70 है या 80 है या 90 है, वो है। अब वो क्या है, उसका रिलेशनशिप बनता है कुछ फैक्टर्स की बुनियाद पे। गो एंड सी, जाके देखें जी मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, पॉपुलेशन और सैम्पलिंग का रिलेशनशिप क्या होता है। हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यू शुड स्टडी इट योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है जी। सिकंदर, आपको मेरी बात समझ आई? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई सर। ओके जी, सो लेट्स मूव टू योर रिसर्च पेपर्स नाउ। सर आपने ये इनके नाम लिख दिए यहाँ पे, ये चेक किया है कि ये जर्नल्स जो है ये या कॉन्फ्रेंसेस जो है इनकी अपनी क्वालिटी क्या है? सर ये जो जर्नल है सर, ये इसका जो पब्लिशर है सर, दैट इज एल्सवेयर सर। जो पहला पहला टॉपिक है सर, इसका पब्लिशर एल्सवेयर है सर, और इसका जो जर्नल का नाम है दैट इज प्रोजेक्ट लीडरशिप एंड सोसाइटी सर। ठीक है जी, आपने इसको एक्सप्लोर किया एल्सवेयर। सारे आपके जितने ये रेफरेंसेस है सारे एल्सवेयर पब्लिशर के हैं? सर जो फर्स्ट दो हैं सर वो एल्सवेयर के हैं सर। जो जो तीसरा है सर, दैट इज ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू क्वार्टरली सर। ये पब्लिश होता है जर्नल सर क्वार्टरली, तो उसका है सर।
ओके जी, चले बहरहाल इनके रेफरेंसेस जरा एक्सप्लोर जरूर करें कि इनकी सोर्स क्या है, वो आपको अंदाजा होगा, उससे पता चलेगा। जी सर। ठीक है जी, टाइटल इज अप्रूव्ड, आगे चलते हैं। सर थैंक यू सो मच। लेट्स लिसन टू जिशान नाउ। सर हम जब लाइन टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे सारा सर्चिंग फॉर रिसर्च पेपर्स तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू करें तो आई हैव सीन मैनी आर्टिकल्स पेपर which has specified about the given the topic which was construction challenges in Standard Heritage of Pakistan. It was all properly published, etc. सही सही, So I could find many articles in the आप सही कह रहे हैं, past. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। But other challenges, but I think that their audience will be reduced. But still, we will be able to publish it because we have changed it. मैं आपको भी देखें, बहुत अच्छा सवाल किया अली ने, और आई अप्रिशिएट द क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ही सेड कि जी मुझे रिसर्च पेपर्स मिले हैं, चैलेंजेस ऑफ, फॉर एग्जांपल टाइटल दिया उन्होंने, Industry. challenges of construction industry in Pakistan, and I have got a paper published, तो मैं इसको क्यों ना अपना थीसिस टॉपिक सेलेक्ट कर लूं, पब्लिश तो हो रहा है, लोग पब्लिश भी कर रहे हैं। मेरी आवाज ही सबको आ रही है? यस सर, यस सर, आ ये रही सर है। आ रही है। ये सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा, ये नॉट एप्लीकेबल, या ये सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, ये इस तरह के बहुत सारे पेपर्स आपको मिल रहे होंगे, हर एक को हर किस्म के पेपर मिलते होंगे जी। एनालिसिस ऑफ फलां चीज, मैंने मट्टी की एनालिसिस कर दी, मैंने फलां चैलेंज को देखा, उसको उसमें फलां चैलेंज है, उसमें फलां चैलेंज है, और आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स मिलते होंगे जो कि जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई मसले का हल नहीं होगा, सिर्फ एक चीज का होमवर्क होगा कि जी एक एनालिसिस, एक पढ़ा देखा विजिट किया और सिर्फ प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पर पेपर मिलेंगे आपको। लेकिन देखिए दोस्त, पेपर पब्लिश होने में कोई हर्ज नहीं है कि आप पेपर किस एरिया में पब्लिश कर रहे हैं, किस तरह से पब्लिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, जरा इसको सोचिएगा कि वो पेपर किसी के थीसिस से निकला हो। इट कुड बी अ पेपर, इट कुड बी अ वर्क बाय somebody's रिसर्च हु इज नॉट डूइंग अ थीसिस, यू आर डूइंग अ थीसिस। सो जो ब्रॉड सर्कल है उसमें से आपको वो पेपर ढूंढने पड़ेंगे जो कि थीसिस के आउटपुट के तौर पे आए हों, because just finding out the challenges, just finding out the gaps, just finding out the problem is one part of research. Your work starts after that, that what is the solution of that challenge, and then you implement that solution and get the results कि भाई वाकई ये काम भी कर रहा है। And of course you cannot do it in the in a real life scenario, तो उसको आप सिमुलेट करके रिजल्ट्स लेते हैं। तो एक रिसर्च स्टूडेंट जो है पहली स्टेज में प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करता है, चैलेंजेस को ढूंढता है, दूसरे फेज में उसका सोल्यूशन डिफाइन करता है, तीसरे फेज में उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स लेता है और उसको कंपेयर करता है एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ। जब तक ये सारे काम ना हो थीसिस नहीं होता। मेरी बात आपको समझ आई अभी? अब आप दोबारा सोचिए कि वो टॉपिक क्यों है। जब आप जाके एक्सप्लोर करेंगे ना, तो इट वुड बी समबडीज वर्क हु हैज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो अपना एक काम करके सिर्फ पब्लिश करना चाह रहा है, और अगर से रिव्यूअर समझते हैं कि वाकई पब्लिश होना चाहिए तो उनको हर्ज नहीं, वो पब्लिश करा सकते हैं, ये पब्लिश कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अच्छे फोरम्स के जो पेपर्स है ना, दी पेपर्स फ्रॉम दी वेरीफाइड गुड सोर्सेज, दे विल नॉट पब्लिश ओनली चैलेंजेस, बिकॉज चैलेंजेस इज जस्ट लिटरेचर रिव्यू। ये तो पहला हिस्सा है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? वो यही होता है ना कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को देखते हैं आप और उसको पढ़ के बताते हैं यार इसमें तो ये चैलेंज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, सारे मसले तो हल नहीं हुए। सही है? तो आप उसके आगे यस चलना होता है ना। सही है? तो अगेन मैं आपके सवाल का जवाब अगर ठीक तौर पे दे पा रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि बाज़ औक़ात आपको पब्लिश पेपर मिलेंगे जो कि पूरा प्रोसेस शो नहीं कर रहे होंगे जो आप सीख रहे हैं, उसमें पार्शली भी पेपर लोग पब्लिश कर लेते हैं। उसकी दो वजूहत हो सकती है, या तो वो फोरम अच्छा नहीं है, ठीक है, या वो वाकई चैलेंजेस को फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट था किसी एक के लिए तो उसने सिर्फ वहां तक काम कर लिया,
लेकिन वो फिर एमएस का स्टूडेंट नहीं था, वो कोई ऐसा रिसर्च ग्रुप था जो कि कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और उसने एक प्रोजेक्ट के एक फेज के लिए ये फेज कंप्लीट किया, और वो वाकई दुनिया समझती थी कि लोगों को पता चले, तो उन्होंने पब्लिश भी कर दिया। तो पब्लिश तो और चीज हो रही है ना, पब्लिश बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो कि आप, जिनसे शायद आपका ताल्लुक नहीं होगा। तो अब मेरा और आपका काम यह है कि हमने फिल्टर करना है ना, कि यार ये मैंने पढ़ना है, ठीक है, मेरी मेरे समझ के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रॉब्लम्स मुझे पता होने चाहिए, बट दैट इज नॉट माई रिसर्च टॉपिक, दैट इज फॉर माई नॉलेज, फॉर माई इंफॉर्मेशन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Second part of the question is that still we can find number of self articles with regards to specific location. There in Pakistan, in northern area of Pakistan. अगेन अगेन मैं आपको इसका जवाब यही है कि ऐसे पेपर भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, अगर आप इसको मेंशन कर देंगे तो अपनी ऑडियंस को कम कर देंगे। कोई हर्ज नहीं है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके अलावा या उस कंसर्न इलाके के अलावा लोग बाकी नहीं पढ़ेंगे उसको। तो पब्लिश फिर भी हो जाएंगे, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि ये भी पब्लिश हो सकते हैं कि आपने काम किया राजा बाजार के लिए, आपने उसको पब्लिश कर लिया, जिसने उसको रिव्यू किया वो समझता था कि पब्लिश होना चाहिए, लेकिन पब्लिश होने के बाद आप देखोगे उसकी साइटेशंस कितनी है, तो आपको नजर आएगा यार कि बिल्कुल आज तक कोई साइट ही नहीं हुआ ये पेपर, तो एफर्ट वेस्ट हो गई ना। ऑल्दो राजा बाजार का वो प्रॉब्लम दुनिया के हर मुल्क के अंदर शायद होगा, लेकिन जब आपने टाइटल में लिख दिया तो आपने खुद ही अपने आप को लिमिट कर दिया कि जो टाइटल देख के पेपर सेलेक्ट कर रहा है ना, जो कि मोस्टली आप में से लोग कर रहे होंगे, टाइटल देखते होंगे और फिर उसको आगे खोल के देखते होंगे यार कि वाकई टाइटल ठीक लग रहा है। तो अगर मैं आपको सोचिए, आप बैठे हुए हैं किसी एक एडवांस कंट्री में और आपने ये पेपर सर्च किया और आपको लिखा हुआ नजर आ गया जी कि ये तो पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे यार ये तो मेरे काम का ही नहीं है, ये तो पता नहीं पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, क्या देख किया होगा इसने, पहले वैसे ही बदनाम है लोग। तो आप 1/3 तो लोग वैसे ही निकाल देंगे अपनी ऑडियंस में से। सो बी ग्लोबल इन योर थिंकिंग। हाँ जी बताइए। कि इसको लिखने के लिए हमें पता चल जाए कि ये जो पेपर है सिर्फ में से क्या होगा, सिर्फ में ऐसा कोई तरीका नहीं है, तरीका यही है कि पेपर के अंदर अगर कंप्लीट पैकेज है तो यू कैन से कि ये थीसिस का काम वो है। सारे लेकिन मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि इसकी काउंटर आर्गुमेंट पे आप जाए ना, आप ये ना देखें कि किसी थीसिस से निकला है या नहीं निकला, आप ये देखें कि मैंने थीसिस करना है तो मुझे ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें पूरी चीज हो, बस। इस फिक्र में ना पड़ेंगे पेपर जो है वो थीसिस का है या ये किसी रिसर्च ग्रुप का है, फॉरगेट इट, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप मुश्किल है वो चीज फिगर आउट करना। ठीक है, आपको पता है कि मैंने थीसिस करना है और मुझे ये चीजें चाहिए, तो अकॉर्डिंगली अब आप ये पूरा प्रोसेस 4 रिसर्च पेपर मिला के करें या एक से कर लें, वो आपका होमवर्क है, वो आसान भी है, समझ गए, तो उसको उस तरह से लेके चलें। ओके जी जिशान, आपका जी टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज बताइए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सर जो टॉपिक है वो अडॉप्टिव एक्सप्लेनेबल एक्सी बूस्ट फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट एज ग्रुप इन कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग। सर इसके अंदर हम लोग एक एसजी बूस्ट मॉडल इस्तेमाल करेंगे जो कि कोलोरेक्टल कैंसर जो है उसको प्रिडिक्ट करेगा डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। सर इससे पहले जो सर्च पेपर पब्लिश है वो मैंने देखे थे, उसके अंदर ये था कि एक ही जो एक्सजी बूस्ट मॉडल था उन्होंने एक ही मॉडल ट्रेन किया हुआ है, वो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए उस मॉडल को डिफरेंट नहीं कर रहे, बल्कि हर एक एज पर्सन के लिए वो एक ही मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या है कि जो एक्यूरेसी है वो चेंज हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर एक पर्सन है उसकी एज 20 है, हम उसके ऊपर भी वही मॉडल लगा रहे हैं, और एक पर्सन है जिसकी एज 40 है उसके लिए अगर हम सेम मॉडल लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है रिजल्ट जो है उतने एक्यूरेट नहीं आ सकते जितने कि अगर हम उसको जो है वो डिवाइड कर दें, मतलब डिफरेंशिएट कर दें हर एज ग्रुप के हिसाब से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अडाप्टिव का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम एडजस्ट कर सकेंगे अपनी जो प्रिडिक्शन है अकॉर्डिंग टू द एज फैक्टर। हम ग्रुपिंग कर लेंगे कि इस एज से लेकर इस एज तक आपने ये रखना है, इस एज से लेकर इस एज तक आपने ये वाला मॉडल इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ताकि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसके आगे मैंने जो रिसर्च पेपर है वो डाले हुए हैं। जी बताइए इसको। सर ये सर इसके अंदर जो पहला रिसर्च पेपर है वो मैंने यहाँ पे सेज है इसका पब्लिशर जहाँ से मैंने इसको उठाया है, और पीएमसी जहाँ से मैंने इसकी पीडीएफ डाउनलोड की है। और सर जो सेकंड पेपर है वो मैंने साइंस डायरेक्ट जो है इसका पब्लिशर है इंटरनेशनल जर्नल है मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स का, वहाँ से मैंने पिक की है। एंड द थर्ड वन इज स्प्रिंगर। और जो फोर्थ वन है वो नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट है एक, और जो फिफ्थ वन है वो भी साइंस डायरेक्ट का सर्जरी का एक जो है वो टॉपिक है। ठीक है जी, सुपरवाइजर कौन है आपके?
सर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं देखूंगा। जैसे सर आपकी माशाल्लाह डोमेन इसके साथ मैच हो रही है, तो मेरा इरादा है कि मैं आपके साथ कंसल्ट करके इसको कंटिन्यू करूँ। अच्छा, काइंडली इसकी रिसर्च पेपर, जो आपका बेसलाइन रिसर्च पेपर है, वो आप शेयर कीजिएगा मेरे साथ, तो वी कैन डिस्कस इट कि इसको कैसे लेके चलना है आपको। सर ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपका जो इनिशियल वर्क है वो आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं? सर मैंने मशीन लर्निंग पढ़ा हुआ है। इसके पर्सपेक्टिव में तो सर मैंने सिर्फ मशीन लर्निंग ही पढ़ा हुआ है। अदरवाइज ये है कि मुझे खुद इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में, सो मैं इसलिए इस पे काम करना चाह रहा अच्छा, चले ठीक हूँ। है जी, टॉपिक सीम्स फाइन टू मी, इसको फर्दर रिफाइन किया जा सकता है, दैट वी कैन डिस्कस लेटर। सर ये प्रूव है या? टॉपिक ठीक है जी, अप्रूव्ड है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सो बाकी आपने मुझसे शेयर की जी प्रेजेंटेशन, तो अच्छा जी, ये भी एहसन जावेद साहब, निशान अली हो गए, सिकंदर हो गए, एहसन जावेद। पीडीएफ में क्यों है ये? आप प्रेजेंटेशन क्यों नहीं? सर कुछ को एक्सपोर्ट किया था कि जो इसमें स्टैंड हो गए नहीं हो रही? ब्रेक ना हो, तो मोबाइल से भी चालू हुआ तो नदीम साहब की भी पीडीएफ है। जी, आमिर आ गए। किफायत, अली रजा। अली, आपको मेरे पॉइंट समझ आए जो मैंने बताया? कंफ्यूजन की कुछ क्लियर हुई आपकी? ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होती है, तो इसको काइंडली इसी स्टेज पे आप बिल्कुल क्लियर कर लें, ताकि ठीक डायरेक्शन में जाए। असाइनमेंट वन, खालिद हुसैन, ये आप हैं सर? सही। असफन जावेद। यस सर। अच्छा जी, चले एहसन एहसन को सुनते हैं, उसके बाद बाकी लोगों की बारी बाद में आएगी, आहिस्ता आहिस्ता। ओपन एहसन। ओके, एहसन साहब की प्रेजेंटेशन अभी तक नजर नहीं आई। और थर्ड पे एडाप्टिव ये है, अच्छा, चले। चलिए चले, लेट्स लिसन टू एहसन। हाँ जी, बताइए। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड रैक सिस्टम है या पाइपलाइन, उसमें जो होता है कि जो भी रिट्रीव इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, वो विदाउट एनी फिल्टर जो किसी भी एलएलएम मॉडल को भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे इश्यू होते हैं कि मेमोरी यूसेज ज्यादा होगी, लेटेंसी होगी, या कंप्यूटिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसिव होगी। ये इशू है सर, और इसका सोल्यूशन ये है, बेसिकली प्रपोज मैं ये कर रहा हूँ कि एक ऐसा फिल्टर बना लेना कि जो कि ऑटोमेटिकली जो हमारी रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन है रैक सिस्टम में, वो एलएलएम को भेजने से पहले वो अनरिलेटेड या को निकाल दे और सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को रख ले। तो इससे ये होगा कि हमारी जो कंप्यूटिंग कॉस्ट है या फिर लेटेंसी है वो उसमें से कम हो जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और उसमें मेमोरी भी कम यूज होगी। और जो दरमियान में इसका जो प्रपोज मेथड या सोल्यूशन होगा, वो बेसिकली ये है कि हम कोई भी इसको ना मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा कोई बना सकेंगे, या ऐसा फंक्शन हम क्रिएट करेंगे
कि जिस फंक्शन को हम वो एम्बेडिंग सेंड करेंगे तो वो हमें सिर्फ रिटर्न जो करेगी वो रेलिवेंट एम्बेडिंग रिटर्न कर देगी, तो फिर हम एलएलएम को सेंड कर दिया करेंगे। ठीक, ठीक है, टॉपिक ठीक है, सीम्स फाइन टू मी। और ये आपके न्यूरो कंप्यूटिंग इज अ गुड जनरल, ठीक है। बाकी अपने रेफरेंस अभी ठीक नहीं दिए, इनको जरा रेफरेंसिंग को हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। बहरहाल सीम्स ओके, ठीक है। आपने डीप लर्निंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? जी सर। सर उसमें रैक का बेसिकली हमने कंप्लीट एक प्रोजेक्ट भी बनाया था खुद से ना सर, यासिर साहब ने। गुड। तो उससे थोड़ा सा आइडिया था कि रैक बेसिकली काम कैसे कर रहा है, कि हमारे जो टेक्स्ट है उसको पहले न्यूमेरिकल कन्वर्ट करके फिर वेक्टर्स बनती हैं, फिर एम्बेडिंग्स बनती हैं, और फिर हम उसके किसी भी एलएलएम को भेजते हैं। तो ये ज्यादा इशू सर आजकल इसमें जो एज डिवाइसेज हैं उन पे ये ज्यादा इशू हो रहा है कि अगर हम जब एलएलएम को भेजते हैं और सारे के सारा डाटा हम भेज देते हैं तो वो काफी टाइम लगाता है रिस्पॉन्ड करने में। तो हम ये देखेंगे कि हम ऐसा मेथड बनाएं कि जो टाइम कम लगे, कॉस्ट कम हो, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रहे, या थोड़ी ज्यादा लॉस ना हो एक्यूरेसी, यानी उसमें जो रिजल्ट है हमारा वो हमारा बेहतर हो। ठीक, एग्री। चलिए, लेट्स लिसन टू आमिर। ठीक है, टॉपिक अप्रूव्ड है। जी, आमिर को आवाज आ रही है? है क्लास में आमिर साहब? नहीं है। आमिर साहब का जो टॉपिक है ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए बोला था कि जरा सब क्लासेस को देख लेती। तो बार अभी वो क्लास में चुके नहीं है, तो वी कैन वेट फॉर हिज अवेलेबिलिटी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, नदीम। नदीम साहब, जी नदीम बताइए जी। बेसिकली एसिडिकली, चूंकि चुनाचे इन अल्फाजों से इज्तनाब करना है, ठीक है। अब बोले। टॉपिक ठीक है जी, अप्रूव्ड। आगे चले, पेपर्स पे बताएं। आपने रेफरेंस नहीं दिए हुए यहाँ पे, तो आप पहली क्लास में भी थे मेरे साथ, उस वक्त भी आपने टॉपिक मुझे उस लाइन पे भी दिखाया था। तो ये जरा इसके रेफरेंसेस को जरा ठीक तरीके से फिगर आउट करें कि कहाँ पे पब्लिश हुए हैं और क्या क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स है, ठीक है। बाकी टॉपिक ठीक है जी, अप्रूव हो गया आपका। आप रिसर्च थीसिस करना चाहते हो या सिर्फ कोर्स के लिए करना चाह रहे हैं? करनी है तो फिर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। वो तरीका नहीं चलेगा कि एक दिन आए और फिर अगले साल आए। चलिए चलें, लेट्स लिसन टू किफायत। है जी क्लास में? जी सर, अवेलेबल। किफायत, आपका टॉपिक तो ऑलरेडी आपने शायद डिफेंस किया हुआ है ना? जी सर, डिफेंस किया हुआ है। अच्छा जी, चलें आपकी टॉपिक को हम जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ऑल्दो अगर ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी इन द क्लास आप जरा इसको बता ठीक दीजिए। है। तो चलें, आपकी जगह मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। आपने एक सोल्यूशन दिया है, ठीक है, एक सोल्यूशन है। ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव 3D मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन, और उसका एक मेथड है जो कि हाइब्रिड CNN बेस्ड अप्रोच है। तो ठीक है, टाइटल में मसला है, उसका हल भी है, ठीक है। और जी सर। अब ये आपका बेसलाइन पेपर है। जी सर। ये जो रहमान अटल साहब हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, थोड़ी सी करेक्ट कर लिया अपने दिमाग में। ऑथर्स के नाम से किसी को कोई गर्ज नहीं होता, ठीक है सर। ठीक है। ऑथर्स के नाम मेंशन